मैं वीडियो कॉल पे एल्डर लू को नए साल की बधाई दे रहा था ना, तभी उनकी पोती लू किंगवान अचानक सिर्फ एक बाथ टॉवल लपेटे हुए मेरे पीछे से सामने आ गई और आकर क्या बोलती है, मेरे कपड़े कहाँ हैं? अब भाई ये देखकर एल्डर लू तो शॉक होकर बिल्कुल फ्रीज हो गए और मेरी तो सिटी पिटी ही गुल हो गई। मैं भी वहाँ बिल्कुल पत्थर बन गया। उधर शिए फैमिली के स्टडी रूम में शिए नियंसी थोड़ा आईब्रो सिकोड़ते हुए येंजिंग यूनिवर्सिटी के सेंटेनरी सेलिब्रेशन के इन्विटेशन कार्ड को देख रही हैं। तभी श्याओ चेन एक तरफ खड़ा होकर बड़े एक्साइटमेंट के साथ बोलता है कि शिए बॉस, येंजिंग यूनिवर्सिटी का ये 100 साल का सेलिब्रेशन ना अपने कैपिटल का बहुत ही बड़ा इवेंट है। जितने भी लोगों को इनवाइट किया गया है वो सब बड़े बड़े और रसूखदार लोग हैं। हमारे नए प्रोजेक्ट के प्रमोशन के लिए ये सच में एक नंबर का मौका है बॉस। इसके बाद क्या था भाई, अगले आधे महीने तक बहुत सारे बड़े बड़े खानदान अंदर ही अंदर हाथ पैर मार रहे थे ताकि सेलिब्रेशन में उनके बेटों को लू किंगवान से मिलने और बात करने का कोई चांस मिल सके। उधर शेन लानहिन तो इस मामले में और भी ज्यादा सीरियस थी। वो रोज सू शियू को फोन घुमा देती थी कि बहू, मेरी पोती के लिए कुछ और बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस रेडी करवा लेना और उसे बोलना कि सब अच्छे से पहनकर ट्राई कर ले। मैंने तो भाई पता भी लगवा लिया है कि सेलिब्रेशन वाले दिन कौन कौन से यौन जवान लड़के आने वाले हैं। मैंने बिल्कुल एक एक डिटेल के साथ मस्त लिस्ट तैयार कर ली है। तुम जल्दी से ये लिस्ट अपनी लू किंगवान तक पहुंचा दो। अब सू शियू अपनी बेटी का नेचर अच्छे से जानती थी कि उसे ये सब तमाशा पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने चुपचाप वो लिस्ट उसकी ऑफिस टेबल पर रखी और प्यार से बोली, मुझे पता है बेटा तुम्हें ये सब ड्रामे पसंद नहीं है, पर ये तुम्हारी दादी का प्यार है। अगर तुम्हारा मन सच में इसे देखने का ना हो तो बस मेरा मान रखने के लिए इसे रख लो। दादी का दिल मत दुखाना। लू किंगवान ने अपनी माँ की आंखों में वो प्यार देखा तो मना नहीं कर पाई और उस लिस्ट को उठाकर सीधे ड्रॉर में डाल दिया। पर बात वही है ना भाई, वो ड्रॉर उसके बाद फिर कभी खुला ही नहीं। खैर, जब सेलिब्रेशन का दिन आया तो लू किंगवान चीफ गेस्ट के तौर पर स्टेज पर स्पीच देने के लिए आई। पोडियम पर आकर वो बोली, रेस्पेक्टेड टीचर्स, प्यारे स्टूडेंट्स और यहाँ आए हुए सभी मेहमानों, आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। अब मैं अभी ठीक से संभल भी नहीं पाया था कि अचानक मेरे कानों में डायरेक्टर शिए और प्रोफेसर झांग की आवाज गूंजी, क्यों भाई रेडी हो ना, चलो चलो अब बुके देने का टाइम हो गया है। मैंने भाई एक लंबी गहरी सांस ली और प्रोफेसर झांग के हाथ से वो फूलों का बुके पकड़ लिया। लाइन से लेकर स्टेज तक का डिस्टेंस वैसे तो बस कुछ ही मीटर का था यार, पर कसम से मुझे अपने दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने स्टेज पर जाकर बोला, लू बॉस, हेलो। लू किंगवान ने हाथ बढ़ाकर जैसे ही बुके लिया, उनका हाथ गलती से मेरे हाथ से टच हो गया। भाई मैं तो एक झटके में ऐसे पीछे हटा जैसे किसी ने 440 वोल्ट का करंट मार दिया हो। फिर खुद को संभाल कर जो रटा मार के गया था वही बोलना शुरू किया कि येंजिंग यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होने के नाते इस 100 साल के ऐतिहासिक सेलिब्रेशन का गवाह बनना हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है और उससे भी बड़ी खुशकिस्मती ये है कि हमें आपकी स्पीच सुनने का मौका मिला। आपकी बातों ने हमें ये सिखाया है कि आज के यूथ को। अब भाई आगे की लाइन मेरे दिमाग से बिल्कुल स्लिप हो गई, मैं अटक गया। तभी सामने से लू किंगवान ने धीरे से बोला, अपने दिल में देश के लिए जज्बा रखना चाहिए और इस दौर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। भाई साहब, मैंने एक झटके में अपना सिर ऊपर उठाया जैसे किसी डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो और तुरंत उनकी लाइन दोहराई कि अपने दिल में देश के लिए जज्बा रखना चाहिए और इस दौर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। हम हमेशा आपको अपना रोल मॉडल मानकर चलेंगे और पढ़ाई लिखाई में खुद को और बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि अपने देश की तरक्की में अपना छोटा सा योगदान दे सकें। थैंक यू सो मच। लू बॉस ने थोड़ा सा सिर हिलाया। उधर मेरे चेहरे पर 12 बज रहे थे। मैंने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, आई एम रियली सॉरी लू बॉस। अभी मैं थोड़ा ब्लैंक हो गया था, ये बहुत ही रूड था मेरी तरफ से। तो सामने से लू बॉस बड़े शांत अंदाज में रुमाल बढ़ाते हुए बोली, कोई बात नहीं, पहले अपना पसीना पोंछ लो। मैं तो एक सेकंड के लिए बिल्कुल सन्न रह गया। फिर बड़े नेचुरल तरीके से उनके हाथ से वो हैंकरचीफ ले लिया। माथे का पसीना अच्छे से साफ करने के बाद मैंने उसे सलीके से फोल्ड किया और उन्हें वापस कर दिया। थैंक यू लू बॉस। तभी वहां खड़े लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि भाई स्टूडेंट शिए चेन की स्पीच सच में कितनी रियल थी ना, सिर्फ कागज से रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ने से तो कहीं ज्यादा दिल को छू गई। अब हॉल में जो फुसफुसाहट चल रही थी वो धीरे धीरे शांत हो गई और मैं चैन की सांस लेकर आराम से स्टेज से नीचे उतर आया। नीचे आते ही डायरेक्टर शिए बोले, अरे वाह चैन, तुमने तो मौके पर चौका मार दिया, सिचुएशन बहुत सही हैंडल की और देखो लू बॉस ने भी हमारे परिवार को कितनी इज्जत दी। मैंने कहा, अरे वो तो शुक्र है लू बॉस ने टाइम पर याद दिला दिया, वरना मैं तो सब भूल भाल गया था। अच्छा हुआ एन मौके पर पैनिक नहीं हुआ, नहीं तो आज शिए फैमिली की नाक कट जाती। मैंने थोड़ा मुंह बनाते हुए वहां जो कुछ भी तमाशा हुआ था वो सब एक सांस में बता दिया और फिर बोला, वैसे लू किंगवान इतनी भी खड़ूस और बेरहम नहीं है जितना लोग उनके बारे में अफवाहें उड़ाते रहते हैं। शिए नियंसी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा कि लू बॉस बहुत ऊंचे लेवल की खिलाड़ी हैं, वो इन छोटी मोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देती, पर हाँ तुम ज्यादा हवा में मत उड़ना, उनके सामने हमेशा कायदे से और तमीज से ही पेश आना। मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया, जी बिल्कुल। फिर उसी शाम को मैं अपने गोल्ड मेडल डिजाइन विनर वाले इन्विटेशन कार्ड को स्वैग से हाथ में लेकर स्कूल के सेलिब्रेशन डिनर पार्टी के ग्रैंड हॉल में पहुंच गया। वहां घुसते ही कुछ लोग बोले, अरे भाई चेन आ
गया, बड़े दिनों बाद दिखे यार, तुम तो दिन ब दिन और हैंडसम होते जा रहे हो। काफी लोगों ने स्माइल देकर हेलो हाय किया। मैंने भी बड़े सलीके से सबको रिप्लाई दिया और फिर खिड़की के पास एक खाली कोना देकर आराम से बैठ गया। मैंने जैसे ही टेबल से शैंपेन का ग्लास उठाया और एक चुस्की लेने ही वाला था कि तभी कान के पास एक बड़ी ही बदतमीज और चुभने वाली आवाज आई। अरे भाई, ये तो हमारे शीए फैमिली के लाडले यंग मास्टर हैं। क्यों भाई, यहाँ कोने में अकेले मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? मैंने सिर उठाकर देखा तो लिन जिहाओ फॉरेन लैंग्वेजेस वाले अपने कुछ चेले चपाटों को लेकर मेरी तरफ आ रहा था और साला जानबूझकर अपने हाथ की महंगी घड़ी फ्लॉन्ट कर रहा था। अब सीन ये था भाई कि इस कैपिटल के अमीर सर्कल में लिन फैमिली बस एक आम चलाओ एवरेज फैमिली थी। ये लोग हमेशा शीए फैमिली के तलवे चाटने की कोशिश करते थे पर कभी दाल गली नहीं। इसीलिए लिन जिहाओ चिढ़ा हुआ रहता था और मुझे नीचा दिखाने का मौका ढूंढता था। अब सुबह जो मैं स्पीच भूल गया था उससे तो इस गधे को जैसे बहती गंगा में हाथ धोने का मौका मिल गया। वो आगे बोला, क्यों बोलती बंद हो गई क्या? तुम तो बस अपने खानदान के नाम पर यहाँ आ गए, वरना तुम्हारी खुद की क्या औकात थी जो इस पार्टी में पैर भी रख पाते? सही में यार, बस बाप के पैसे पे ऐश करना आता है और खुद को 30 मार खा समझते हो। मैंने ग्लास टेबल पर रखा और कहा, मेरा बैकग्राउंड कैसा है ये बताने वाले तुम कोई नहीं होते। और सुनो, मुझे जो सुबह बुके देने का मौका मिला था ना, वो इसलिए मिला था क्योंकि मेरे डिजाइन को गोल्ड मेडल मिला है और कॉलेज के सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मेरे लिए वोट किया था। हम तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अपने पापा की सिफारिश लगवाकर चोर दरवाजे से गेस्ट्स की लिस्ट में नाम लिखवाकर घुस आए हों। और एक बात, ये जो घड़ी तुमने हाथ में चमका रखी है ना, ये तुम्हारे हाथ में बिल्कुल चोर बाजार का माल लग रही है। महंगी चीज का कबाड़ा कर दिया तुमने। लिन जिहाओ गुस्से से तमतमा गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे टोन में बात करो? मैंने हंसते हुए कहा, मिस्टर लिन जरा पैर जमा के खड़े रहो, कहीं अभी चक्कर खा के गिर पड़े ना तो तुम्हारे पापा कल आकर रोएंगे कि मैंने तुम्हें डांट दिया। तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई, मिस्टर लिन पब्लिक प्लेस में अपनी जुबान और तमीज का थोड़ा ध्यान रखिए। आवाज सुनते ही लिन जिहाओ के तोते उड़ गए। लू बॉस! अरे मैं तो बस स्टूडेंट शीए के साथ ऐसे ही मजाक मस्ती कर रहा था, बस इसके गोल्ड मेडल जीतने की खुशी मना रहे थे हम तो। लू किंगवान ने उसे घूरते हुए कहा, मिस्टर लिन की परवरिश कैसी है, ये तो उनके फादर को ही अच्छे से सिखाना चाहिए। इसके बाद लू किंगवान ने अपनी असिस्टेंट चेन शुएनिंग को धीरे से एक इंस्ट्रक्शन दिया, जिसे सुनते ही लिन जिहाओ का चेहरा बिल्कुल हल्दी की तरह पीला पड़ गया। तभी फ्लैशबैक में वही सुबह वाला सीन दिमाग में घूमा कि जब मैं वीडियो कॉल पे एल्डर लू को नए साल की बधाई दे रहा था, तभी उनकी पोती लू किंगवान अचानक सिर्फ एक बार टॉवल लपेटे हुए मेरे पीछे से सामने आ गई थी और पूछ रही थी कि मेरे कपड़े कहाँ हैं। एल्डर लू शॉक होकर फ्रीज हो गए थे और मैं भी वहां बिल्कुल पत्थर बन गया था। वापस प्रेजेंट में आते ही मैंने बड़े सलीके से कहा, थैंक यू लू बॉस, सुबह स्टेज पर मेरी लाज रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बड़े तमीज से लू किंगवान को थैंक यू बोला। अब लिन जिहाओ ने जब ये नजारा देखा कि लू बॉस तो मेरे साथ इतनी नरमी से बात कर रही हैं, तो उसका मुंह और छोटा हो गया। वो अपना सा मुंह लेकर अपने दोस्तों के साथ दुम दबाकर वहां से निकल गया। लू किंगवान मुझसे बोली, वैसे तुमने अभी बहुत सही तरीके से जवाब दिया, न ज्यादा एटीट्यूड दिखाया और ना ही दबे। मैंने कहा, वो खुद ही आकर फालतू में पंगा ले रहा था। वो मुस्कुराई, मोमो अपना एक स्टैंड होना अच्छी बात है, पर लाइफ में खुद को सेफ रखना भी आना चाहिए। तभी स्टेज से अनाउंसमेंट हुई, रेस्पेक्टेड गेस्ट्स और प्यारे एल्यूमनाई, हमारी येंजिंग यूनिवर्सिटी के पुराने ट्रेडिशन के मुताबिक इस सेंटेनरी सेलिब्रेशन का पहला डांस ओपन करने के लिए मैं पूरे सम्मान के साथ लू बॉस को इनवाइट करता हूं। तो मैम, क्या आप आज की इस महफिल की शुरुआत करने के लिए अपने लिए कोई मेल पार्टनर चुनना चाहेंगी? अब भाई मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं सोचने लगा कि कहीं ये मुझे तो नहीं बुला लेंगी। अगर इन्होंने मेरा नाम ले लिया तो मैं क्या करूंगा यार। लू किंगवान की नजरें पूरे हॉल में घूमी। वहां खड़े सारे लड़के उम्मीद से छाती फुलाए खड़े थे, पर उनकी नजरों ने सबको बाईपास किया और सीधे आकर मुझ पर टिक गई। स्टूडेंट शीए चेन, क्या मुझे आपके साथ ये पहला डांस करने का सम्मान मिल सकता है? आस पास के लोग आनाफूसी करने लगे कि लू बॉस तो सीधे सीधे शीए फैमिली के साथ अपने कनेक्शन मजबूत कर रही हैं। पर भाई उस मोमेंट पे मेरी जो हालत थी ना, मैं शर्म और ऑकवर्डनेस के मारे सोच रहा था कि काश जमीन फटे और मैं अंदर समा जाऊं। मैं अभी मूर्ति की तरह ब्लैंक खड़ा ही था कि लू किंगवान ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। अब तो पूरे हॉल की लाइटें और सबकी नजरें हम पर ऐसे आ टिकी जैसे कोई लाइव ड्रामा चल रहा हो। कुछ लोग हैरान थे, कुछ जल भुनकर कोयला हो रहे थे, तो कुछ मजे ले रहे थे। मेरी हालत तो बिल्कुल लाइव तंदूर पर सिकने जैसी हो गई थी भाई। पर अब पीछे हटने का तो कोई रास्ता था नहीं। मैं हिम्मत जुटाकर खड़ा हुआ और धीरे से लू किंगवान का हाथ थाम लिया। मैंने धीरे से कहा, मैम मैं डांस में बहुत अनाड़ी हूँ, अगर गलती से मेरा पैर आपके पैर पर पड़ जाए ना तो प्लीज मुझे पहले ही माफ कर दीजिएगा। लू किंगवान ने जैसे ही अपना हाथ मेरे हाथ में लॉक किया, कसम से मेरे दिल ने एक तगड़ी रिवर्स गियर मारी। उधर भीड़ में लोग बातें बना रहे थे कि भाई जोड़ी तो देखो, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर लग रहे हैं। अगर शीए फैमिली का लू बॉस के साथ ये बॉन्ड पक्का हो गया ना, तो समझो कैपिटल के मार्केट में शीए फैमिली का सिक्का हमेशा के लिए जम जाएगा। खैर, हम दोनों डांस फ्लोर के बिल्कुल सेंटर में आ गए और एक बड़ा ही सूथिंग सा वॉल्ट्स म्यूजिक बैकग्राउंड में बजने लगा। लू किंगवान ने बड़े शांत स्वर में कहा, पैनिक मत करो, बस मेरे स्टेप्स के साथ रिदम मिलाओ, बिल्कुल धीरे धीरे। उनकी बात सुनकर मेरी बॉडी जो लकड़ी की तरह अकड़ गई थी, वो थोड़ी रिलैक्स हुई। शुरुआत में तो मेरे स्टेप्स बहुत अजीब लग रहे थे और वही हुआ जिसका डर था। पहली बार में ही मेरा पैर उनके पैर पर जा पड़ा। मैंने तुरंत सकपकाकर कहा, आई एम रियली सॉरी लू बॉस। वो हल्की सी स्माइल के साथ बोली, कोई बात नहीं, 2-4 स्टेप्स और करोगे तो फ्लो आ जाएगा। लू किंगवान की आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। वो बड़े आराम से मेरी बॉडी के मूवमेंट्स को गाइड कर रही थी। उनका तरीका इतना पेशेंट और जेंटल था कि मेरा सारा डर गायब हो गया और मैं खुल गया। डांस करते
करते करते उन्होंने पूछा, वैसे सुबह जब तुम बुके दे रहे थे तब क्या तुम मुझसे डर रहे थे? ये सुनते ही मेरी उंगलियां थोड़ी सी सिहर गईं। मैंने सच बता दिया। डर इस बात का था कि इतने बड़े इवेंट में कहीं मुझसे कोई ब्लंडर ना हो जाए। वो हंसकर बोली, अच्छा तो क्या मैं इतनी डरावनी दिखती हूँ? मैंने कहा, अरे नहीं मैम, आप डरावनी बिल्कुल नहीं है, बस आपका ऑरा और पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग है ना कि सामने वाले की वैसे ही बोलने की हिम्मत नहीं होती। लू किंगवान ने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे बड़े सलीके से एक राउंड घुमा दिया और घुमाते हुए आंखों में आंखें डालकर पूछा, अच्छा तो अब बताओ अब कैसा लग रहा है? भाई उसके बाद मैं डांस फ्लोर से बाहर कैसे आया, मुझे कुछ होश नहीं रहा। सच कहूं तो उस वक्त मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि मैं सीधे उनकी आंखों में झांक सकूं। पार्टी के सेकंड हाफ में तो नजारा ही बदल गया भाई। बहुत सारे रईस और बड़े बड़े बिजनेसमैन खुद चलकर मेरे और लू किंगवान के पास आने लगे और बड़े ही मक्खन लगाने वाले अंदाज में बात करने लगे। खासकर वो लोग जो पहले हमारी शिये फैमिली को घास नहीं डालते थे, वो अब अपनी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने के लिए उतावले हो रहे थे। शिये नियंसी ने भी बिना किसी गड़बड़ के सबको बहुत ही पॉलिटिकली और स्मूथली हैंडल किया। उन्हें अंदर ही अंदर पता चल चुका था कि लिन जिहाओ और उसका बाप बेइज्जती के मारे दुम दबाकर पार्टी से खिसक चुके हैं। उधर लिन परिवार की गाड़ी में सीन चल रहा था कि लिन जिहाओ का बाप गुस्से में चिल्लाया, साले गधे, मैंने तुझे कितनी बार वार्न किया है कि शिये फैमिली के किसी बंदे से पंगा मत लेना और लू बॉस से तो गलती से भी मत टकराना, पर नहीं, तुझे तो अपनी अक्ल चलानी थी। अब देख, पूरे सर्कल में हमारे खानदान की थू थू करवा दी तूने। लिन जिहाओ मुंह फुलाकर बोला, पर पापा मुझे बस ये हजम नहीं हो रहा था कि उस शिये चेन पर लू बॉस इतनी मेहरबान क्यों है, उसमें ऐसा क्या है? उसका बाप डांटे हुए बोला, क्योंकि वो टैलेंटेड है बेवकूफ, और शिये फैमिली का क्लास और वैल्यूज हमारे इस दिखावे के बिजनेस से कहीं ज्यादा ऊपर है। कल से तेरा बाहर निकलना बंद, घर में बैठकर अपनी इस हरकत पर पछतावा कर। अगर अब कोई और तमाशा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर पार्टी में जब थोड़ा ब्रेक हुआ तो मैं थोड़ी खुली हवा खाने के लिए बालकनी की तरफ चला गया। देखा तो लू किंगवान भी मेरे पीछे पीछे बाहर आ गई। रात की हवा में थोड़ी ठंडक थी तो मैंने तुरंत अपना कोट उतारा और उनके कंधों पर डालते हुए बोला, लू बॉस, बाहर थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, आप ये ले लीजिए। लू किंगवान ने बिना किसी ना नुकुर के वो कोट ले लिया और अपने कंधों पर सेट कर लिया। उस कोट से आ रही सीडार की हल्की सी खुशबू ने जैसे उनके मूड को एकदम फ्रेश और वार्म कर दिया। वो शांत होकर बोली, आगे से ना ऐसे फालतू और ओछे लोगों के मुंह लगना बंद करो। मैंने सफाई दी, मुझे पता है मैम, पर कसम से मैं तो आराम से बैठा था, वो लोग खुद ही आकर जबरदस्ती की फुटेज खा रहे थे, मैंने तो उन्हें भाव भी नहीं दिया था। वो आगे बोली, मुझे सब पता है, ये जो कैपिटल का अमीर सर्कल है ना, ये बाहर से जितना तड़क भड़क वाला दिखता है, इसके अंदर उतनी ही गंदी पॉलिटिक्स और साजिशें चलती हैं। ये लिन फैमिली और इनके जैसे कुछ छोटे मोटे लोग जो दूसरों के टुकड़ों पर पलते हैं, आजकल कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हैं। अगर तुम इनके चक्कर में पड़ोगे तो फालतू के पंगों में फंस जाओगे। भाई ये सुनकर मेरे दिल में घंटी बजी, क्या ये सच में मेरे लिए इतनी फिक्रमंद है? मो वो आगे बोली, खैर आगे से कॉलेज में या बाहर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए जो तुमसे सॉल्व ना हो रही हो तो बिना झिझक सीधे चेन शुएनिंग को कॉल लगा देना। इतना बोलकर वो बड़े ग्रेस के साथ वापस हॉल के अंदर चली गई। मैंने तुरंत अपनी जेब से स्केचबुक निकाली और वहीं खड़े खड़े कुछ ही स्ट्रोक्स में उनकी वो खूबसूरत बैक प्रोफाइल स्केच कर दी। उधर कार में बैठते ही चेन शुएनिंग ने धीरे से पूछा, मैम आज आपने मिस्टर शिये के लिए जो बिहेवियर दिखाया वो कुछ ज्यादा ही स्पेशल नहीं था, इससे बाकी लोगों में कोई और ही सिग्नल जा सकता है? लू किंगवान ने आराम से सीट पर बैक ली और अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, शिये फैमिली इस पूरे करप्ट कैपिटल में एक साफ सुथरी और इज्जतदार फैमिली है और शिये चेन न सिर्फ टैलेंटेड है बल्कि उसे अपनी हदों का भी पता है। वो इस काबिल है कि मैं उसका थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखूं। अब चेन शुएनिंग तो ये सुनकर एक सेकंड के लिए सोच में पड़ गई, फिर मन ही मन बुदबुदाई, लो कर लो बात, साफ सुथरे लोग तो और भी हैं इस शहर में मैम, पर आज तक तो आपने किसी गहरे नथु खैरे पर इतनी मेहरबानी नहीं दिखाई। तभी फिर वही कॉल वाला सीन घूम जाता है कि जब मैं वीडियो कॉल पे एल्डर लू को नए साले की बधाई दे रहा था तभी उनकी पोती लू किंगवान अचानक सिर्फ एक बाथ टॉवल लपेटे हुए मेरे पीछे से सामने आ गई थी और पूछ रही थी कि मेरे कपड़े कहाँ हैं। एल्डर लू शॉक हो गए थे और मैं भी बिल्कुल पत्थर बन गया था। खैर अब कहानी में कुछ दिन आगे का सीन आता है भाई। अचानक आसमान में बहुत जोर की बिजली कड़की और काले बादल छा गए। मैं अपनी स्केच बुक को सीने से चिपकाए जल्दी जल्दी लाइब्रेरी की तरफ भाग रहा था। तभी रास्ते के मोड़ पर मुझे कुछ लोग मेरे ही बारे में बकवास करते हुए सुनाई दिए तो मेरे पैर वहीं ठिठक गए। उस ग्रुप का लीडर था झांग जिंगे। मैं साले को अच्छे से जानता था, ये हमारे उसी पिटे हुए मोहरे लिन जिहाओ का खास चमचा था। वो अपने दोस्तों से कह रहा था, क्यों भाई तुम लोगों को सच में लगता है क्या कि उस शिये चेन ने अपनी काबिलियत के दम पर सुबह स्टेज पर बुके दिया था? अरे भाई मैंने खुद स्टूडेंट यूनियन के लड़कों से सेटिंग से पता लगाया है। उसके दादाजी ने कॉलेज के 3 बड़े बड़े बुजुर्ग एलुमनाई से उसके लिए पैरवी करवाई थी और वो जो उसे डिजाइन का गोल्ड मेडल मिला है ना, सुना है ज्यूरी पैनल में जो एक बूढ़े प्रोफेसर थे वो शिये फैमिली के लंगोटिया यार हैं, वरना साले की क्या औकात जो गोल्ड मेडल ले जाता। हा सही बात है भाई, वैसे तो साला बड़ा हरिश्चंद्र बन के घूमता है पर अंदर से सब सेटिंग का खेल है। जब से कॉलेज का वो फंक्शन खत्म हुआ था ये फालतू की गॉसिप्स थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब से लिन जिहाओ की सरेआम बेइज्जती हुई थी उसने अपने इन चेलों को काम पे लगा दिया था कि जाओ और पूरे कैंपस में शिये चेन के खिलाफ झूठी अफवाहें उड़ाओ। कसम से यार ऐसी फालतू बातों पर भी कुछ गधे यकीन कर लेते हैं। ये सोच
कर हंसी भी आती है और तरस भी। मैं सीधे उनके सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, अरे वाह सीनियर झांग, आपकी जासूसी तो कमाल की है यार। यहाँ तक कि मेरे दादाजी ने किन 3 एल्यूमनाई से बात की, इसकी भी आपने मनगढ़ंत स्क्रिप्ट एकदम सस्पेंस थ्रिलर की तरह तैयार कर ली। पर शायद आपकी अधूरी नॉलेज को मैं करेक्ट कर दूं कि बुके देने वाले का नाम पूरे कॉलेज की ओपन वोटिंग से तय हुआ था और वो रिजल्ट पूरे 7 दिन तक मेन नोटिस बोर्ड पर चिपका हुआ था। अगर सीनियर की आंखें कमजोर हैं या आपने नहीं देखा तो कहो तो लिंक व्हाट्सएप कर दूं। और रही बात उस गोल्ड मेडल के जजेस की, तो वो लिस्ट भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पब्लिक है। और जिस बूढ़े प्रोफेसर को आप मेरे दादाजी का लंगोटिया यार बता रहे हैं ना, वो पिछले साल ही फॉरेन यूनिवर्सिटी से रिटायर होकर इंडिया आए हैं और मेरी उनसे पहली मुलाकात पिछले हफ्ते ही हुई थी। लेकिन सीनियर झांग, इन सब बातों को छोड़ो। पिछले महीने जो फॉरेन लैंग्वेजेस इंस्टीट्यूट का पोएट्री कंपटीशन हुआ था, उसमें जो आपको फर्स्ट प्राइज मिला था, वो जुगाड़ कैसे सेट हुआ था, ये तो आपके जमीर को अच्छे से पता होगा ना। झांग जिंगे का पारा चढ़ गया। तू मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगा, वो मैंने अपनी मेहनत से जीता था, मैंने हंसते हुए कहा। ओहो, यानी मैं जीतूं तो जुगाड़ और सिफारिश, और आप जीतो तो कड़ी मेहनत। कमाल है यार। और वैसे भी मैंने तो बस एक सीधा सा सवाल पूछा था, आप इतना हाइपर होकर मिर्ची क्यों खा रहे हो? तभी उसके दोस्त उसका हाथ खींचते हुए बोले, छोड़ो यार झांग, इसके मुंह मत लगो, हमें वैसे भी लाइब्रेरी में काम है, चलो यहाँ से। झांग जिंगे ने मुझे एक खूंखार लुक दिया और पैर पटकता हुआ अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ गया। जब मैं लाइब्रेरी से अपना सारा सामान पैक करके बाहर निकला तो भाई साहब, बाहर तो मौसम ने पलटी मार दी थी। तेज ठंडी हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी, जिसने 1 सेकंड में मेरे आगे के बाल गीले कर दिए। मैं सोचने लगा कि सुबह जब घर से निकला था तब तो कड़क धूप थी, अचानक ये आफत कहाँ से बरसने लगी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये कि मैं आज अम्ब्रेला लाना भी भूल गया था। मैंने थोड़ा चिढ़कर अपनी आईब्रो सिकोड़ दी और तभी मेरी नजर सामने पड़ी। लो भाई, झांग जिंगे और उसका वो गैंग भी वहीं शेड के नीचे फंसा हुआ था। कसम से दुश्मन भी वहीं मिलते हैं जहां आप फंसे हो। मैंने टाइम पास करने के लिए बैग से स्केच बुक निकाली और वहीं खड़े खड़े उस बारिश के खूबसूरत व्यू को पेपर पर उतारने लगा। ये देखकर झांग जिंगे फिर तंज कसते हुए बोला, अरे भाई, हमारे शिये खानदान के लाडले के शौक तो देखो, इस आंधी तूफान में भी ड्राइंग चल रही है। मैंने बिना स्केच से नजर हटाए कहा, सीनियर झांग, यहाँ खड़े खड़े फालतू की बकवास करने से लाख गुना बेहतर होगा कि हॉस्टल जाओ और इंग्लिश की डिक्शनरी खोलकर बैठो, वरना अगली बार जो इंग्लिश डिबेट होने वाली है ना, उसमें फिर से नीचे से टॉप करोगे। उसका एक दोस्त फुसफुसाया, साले में एटीट्यूड तो कूट कूट कर भरा है, इंग्लिश से तेज तो इसकी जुबान कैंची की तरह चलती है। झांग जिंगे बड़बड़ाया, सब सेटिंग का कमाल है, वरना हर जगह इसकी दाल कैसे गलती। झांग जिंगे गुस्से के मारे बिल्कुल थर थर कांपने लगा। वो मुझे मारने या कुछ बोलने ही वाला था कि तभी अचानक तेज बारिश के शोर को चीरती हुई एक कार के इंजन की भारी आवाज आई और वो लग्जरी कार सीधे लाइब्रेरी के शेड के आगे आकर रुक गई। वहां खड़े सारे स्टूडेंट्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक बहुत ही महंगी कस्टमाइज्ड सुपर कार थी जो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर सीधे लाइब्रेरी के गेट पर आकर रुकी थी। ये साफ था कि ये किसी आम रईस की गाड़ी नहीं थी। तभी कार का आगे का दरवाजा खुला और चेन शुएनिंग एक बड़ा सा रॉयल ब्लैक अम्ब्रेला तानकर नीचे उतरी और सीधे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसे अपनी तरफ आता देख मैं भी थोड़ा अटेंशन में खड़ा हो गया। उसने पास आकर बड़े आदर से कहा, मिस्टर शिये, लू बॉस ने आपके लिए ये अम्ब्रेला भिजवाया है। वो एक्चुअली किसी ऑफिशियल काम से यूनिवर्सिटी आई थी और उन्होंने गाड़ी से आपको यहाँ बारिश में फंसा हुआ देख लिया। आसपास के लोगों की नजरें शॉक होकर मेरी तरफ टिक गईं। मैंने जल्दी से हाथ बढ़ाकर वो अम्ब्रेला लिया और कहा, थैंक यू सो मच असिस्टेंट चेन, प्लीज मेरी तरफ से लू बॉस को बहुत बहुत थैंक यू बोलिएगा। मैं किसी और दिन मैं ये अम्ब्रेला उन्हें पक्का सेफली रिटर्न कर दूंगा। चेन शुएनिंग ने हल्के से स्माइल करते हुए सिर हिलाया और बोली, अरे मिस्टर शिये, आप बेकार में फॉर्मल हो रहे हैं। लू बॉस ने साफ साफ कहा है कि ये अम्ब्रेला उन्होंने आपको गिफ्ट किया है, इसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे लू बॉस का आगे एक और इम्पोर्टेंट शेड्यूल है, तो मैं अब चलती हूँ, टेक केयर। वो गाड़ी में बैठी, कार ने एक स्मूथ टर्न लिया और देखते ही देखते बारिश की चादर में ओझल हो गई। अब भाई, मुझे अपने आसपास उन लोगों की जलती हुई और हैरान नजरें साफ महसूस हो रही थीं। मैंने अपना सिर झुकाया और उस अम्ब्रेला को गौर से देखा। तभी मेरे पास खड़ी एक लड़की अचानक चौंकर धीरे से बोली, अम्ब्रेला पर लोगो है। वो बेचारी अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसकी सहेली ने झटके से उसका हाथ खींचा और मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया कि फालतू मत बोल। मैंने जब अम्ब्रेला के लेदर हैंडल को ध्यान से देखा तो उसके ऊपर चांदी से नक्काशी किया हुआ एक बहुत ही क्लासी और छोटा सा सिल्वर लोगो बना हुआ था। भाई, वो कोई आम लोगो नहीं था, वो खुद लू किंगवान का अपना पर्सनल और एक्सक्लूसिव फैमिली लोगो था। ये देखकर तो भाई झांग जिंगे का चेहरा बिल्कुल मुर्दे की तरह सफेद पड़ गया। वो डर के मारे चुपचाप खिसकर लाइब्रेरी के गहरे कोने में जाकर छुप गया। अब उसे समझ आ चुका था कि कॉलेज सेलिब्रेशन वाले दिन उस पावरफुल लेडी ने जो सरेआम शिये चेन का साथ दिया था, वो कोई इत्तेफाक या वन टाइम मजाक नहीं था। अब उसके दिमाग में बस एक ही डर सता रहा था कि जो गंदी अफवाहें उसने पूरे कैंपस में फैलाई हैं, कहीं उसके लिए शिये चेन अब उसका करियर बर्बाद करके उससे तगड़ा बदला न ले ले। जब मैं वीडियो कॉल पे एल्डर लू को नए साल की बधाई दे रहा था ना, तभी उनकी पोती लू किंगवान अचानक सिर्फ एक बाट टॉवल लपेटे हुए मेरे पीछे से सामने आ गई और आकर क्या बोलती है, मेरे कपड़े कहाँ हैं? भाई साहब, ये देखकर एल्डर लू तो शॉक होकर बिल्कुल फ्रीज हो गए और मेरी तो सिटी पिटी ही गुल हो गई। इन शिफ्ट होता है शिये फैमिली के बड़े से घर में, जहाँ बड़े भैया यानी शिये चेन बीमार पड़े हैं। भाई, प्रोफेसर झांग का चेहरा देखकर ही लग रहा था कि हालत बहुत टाइट है। वो बोले कि इस वक्त शिये चेन का बुखार 39 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। प्रोफेसर झांग ने साफ साफ बता दिया कि मार्केट
में मिलने वाली जो नॉर्मल बुखार और सूजन कम करने वाली दवाइयां है ना, वो इस वक्त शिये चेन पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रही हैं। ये सुनते ही शिये नियंसी के होश उड़ गए। वो तुरंत दौड़ते हुए भाई के बेडरूम की तरफ भागी। बेडरूम का दरवाजा खोलते ही दवाइयों की इतनी तगड़ी स्मेल आई कि सीधे नाक में चढ़ गई। शिये नियंसी की आईब्रो बिल्कुल सिकुड़ गई। उसने आगे बढ़कर भाई के माथे पर हाथ रखा तो वो तवे की तरह तप रहा था। उसका दिल एकदम बैठ गया कि हे भगवान, ये क्या हो गया। वहीं बेड के पास फैमिली डॉक्टर खड़े थे और उनके साथ प्रोफेसर झांग भी बड़े उदास चेहरे के साथ अपना मेडिकल बॉक्स समेट रहे थे। प्रोफेसर झांग ने बड़े गंभीर होकर शिये नियंसी के हाथ में एक टेस्ट रिपोर्ट थमाई और बोले, शिये नियंसी बेटा, बात बहुत सीरियस है। टेस्ट रिजल्ट से पता चला है कि शिये चेन को इस वक्त टाइप VI का वो खतरनाक और दुर्लभ ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया दवाइयों को बेअसर करने वाला बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है जो आजकल हवा में फैला हुआ है। हमें तुरंत इसका कोई खास ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। ये जो दवा मेरे हाथ में है ना, पिछले हफ्ते ही मैंने इसे एक बहुत ही सीरियस पेशेंट पर यूज किया था। इस बैक्टीरिया ने आजकल बहुत कोहराम मचा रखा है। पिछले महीने ही एक फॉरेन मेडिकल जर्नल में छपा था कि अगर इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के बाद 48 घंटे के अंदर सही स्पेसिफिक दवा नहीं मिली तो कॉम्प्लिकेशंस, जान का खतरा बढ़ने का रिस्क 60% तक बढ़ जाता है। प्रोफेसर झांग ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, इस छोटे भाई को तो मैं अपने बच्चे जैसा मानता हूँ, पर सच कहूँ तो मेरे पास भी अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। फिर उन्होंने अपने मेडिकल बॉक्स से एक जेनेटिक मैप जीन का नक्शा निकाला और उस पर एक पॉइंट की तरफ उंगली दिखाते हुए बोले, देखो बेटा, इस वक्त पूरे देश में सिर्फ 2 ही ऐसी जगहें हैं जहां इस खास दवा का स्टॉक मौजूद है। एक तो सरकारी स्पेशल इन्फेक्शियस डिजीज सेंटर है और दूसरा है लू फैमिली लू किंगवान की, वो 5 प्राइवेट मेडिकल टीमें। पर दिक्कत यह है कि सरकारी हॉस्पिटल का जो स्टॉक था वो तो कल ही शहर के इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल में भारी तादाद में आए मरीजों के इलाज के लिए भेज दिया गया है। अब वहां कुछ नहीं बचा। यानी इस वक्त पूरे शहर में सिर्फ लू फैमिली के पास ही इसके टोटल 6 डोज बचे हैं। अब शिये नियंसी सोच में पड़ गई कि लू फैमिली का रुतबा सदियों पुराना है। वो सिर्फ बिजनेस की दुनिया के किंग नहीं है, बल्कि हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में भी उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। अगर बाहर के लोगों को जरा भी भनक लग गई कि शिये फैमिली को अपने वारिस की जान बचाने के लिए लू किंगवान के सामने हाथ फैलाना पड़ा है, तो मार्केट में ये मैसेज जाएगा कि शिये फैमिली की पावर कम हो रही है। यहाँ तक कि साउथ हाई टेक जोन का जो बड़ा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है उस पर भी आंच आ सकती है और कंपनी की क्रेडिबिलिटी मार्केट में इज्जत को भारी नुकसान हो सकता है। तभी बेड पर लेटे लेटे भाई ने कमजोर आवाज में कहा, दीदी, मुझे बस एक नॉर्मल सा बुखार है, कोई ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं है जिसके लिए हम लू फैमिली के सामने जाएं। अगर हम इस छोटी सी बात के लिए उनके पास दवा मांगने गए तो हम बहुत बेवकूफ और कमजोर लगेंगे। इससे तुम्हारी और शिये फैमिली की साख पर बटा लगेगा। तुम ऐसा करो, मैं किसी तरह फॉरेन की फार्मेसियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूं। पर प्रोफेसर झांग ने तुरंत टोकते हुए कहा, अगर हम फॉरेन के ड्रग फैक्ट्रियों से दवा मंगवाएंगे भी ना तो उसे इंडिया डिलीवर होने में कम से कम 3 दिन लग जाएंगे। और भगवान के लिए समझो, शिये चेन के पास 3 दिन का टाइम बिल्कुल नहीं है। शिये नियंसी ये सुनकर तुरंत अपने ऑफिस रूम की तरफ भागी। उसने ड्रॉर के बिल्कुल अंदर से एक बिजनेस कार्ड निकाला। वो कार्ड किसी और का नहीं बल्कि खुद लू किंगवान का था। उसने कांपते हाथों से नंबर डायल करने के लिए जैसे ही कॉल बटन पर उंगली रखी, तभी चमत्कार हुआ भाई, उसका फोन खुद ब खुद बज उठा। फोन स्क्रीन पर लू किंगवान का नाम फ्लैश हो रहा था। जैसे ही उसने कॉल उठाया, फोन के दूसरी तरफ से लू किंगवान की आवाज आई। उनकी आवाज में काम की भारी थकान साफ महसूस हो रही थी। वो बोली, शिये नियंसी, मेरा नाम लू किंगवान है। मुझे पता चला है कि शिये चेन की तबीयत ठीक नहीं है। क्या प्रोफेसर झांग के पास कोई ट्रीटमेंट प्लान है? मैंने सुना है कि आजकल ये टाइप VI वाला ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया बहुत डेंजरस रूप ले चुका है। शिये चेन को दवा की सख्त जरूरत है। मैं अभी उससे मिलने आ रही हूँ। फोन पर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। दरअसल लू किंगवान अभी शये फैमिली के प्रोजेक्ट को लेकर कुछ सेक्रेटरीज के साथ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग खत्म करके आ रही थी। मीटिंग में ही किसी ने इस टाइप VI बैक्टीरिया का जिक्र किया था और तब उन्हें पता चला कि उनकी टीम नंबर 5 के पास इसका बैकअप स्टॉक रखा हुआ है। लू किंगवान ने शिये नियंसी से कहा, तुम इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के साथ साथ शिये चेन की हालत पर भी पूरी नजर रखूंगी। तुम बस घर पर रहो और अपने भाई का ध्यान रखो। कोई भी बात हो तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। अब भाई समय 1-1 मिनट 1-1 सेकंड करके बीत रहा था। उधर शिये चेन का बॉडी टेम्परेचर फिर से तेजी से बढ़ने लगा था। उसने तड़पते हुए कहा, प्रोफेसर प्लीज मुझे कोई बुखार का इंजेक्शन दे दीजिए, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्रोफेसर झांग बेबस खड़े थे क्योंकि नॉर्मल इंजेक्शन इस बैक्टीरिया पर बेअसर था। तभी अचानक घर के बाहर एक जोरदार कार के इंजन की आवाज गूंजी। शिये नियंसी तुरंत सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागी। बाहर देखा तो खुद लू किंगवान अपनी लग्जरी कार से उतर रही थी और उनके पीछे सिटी हॉस्पिटल की एक एडवांस एम्बुलेंस भी आकर रुकी थी। एम्बुलेंस से वो बूढ़े एक्सपर्ट डॉक्टर भी उतरे जिन्हें लू किंगवान खुद साथ लेकर आई थी। लू किंगवान का मूड वैसे तो थोड़ा सीरियस था, पर वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए डॉक्टरों की टीम के साथ सीधे अंदर आई और कड़क आवाज में ऑर्डर दिया, सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स तुरंत अंदर लाओ और सीधे पेशेंट के पास चलो। शिये नियंसी और घर के बाकी लोग डॉक्टरों के पीछे पीछे भागते हुए सीधे ऊपर बेडरूम की तरफ गए। तभी लू किंगवान अचानक सीढ़ियों पर रुकी। उन्होंने शिये नियंसी की तरफ मुड़कर थोड़े गुस्से और शिकायत वाले लहजे में कहा, इतनी बड़ी बात हो गई शिये नियंसी, पर तुमने मुझे स्टार्टिंग में ही कांटेक्ट क्यों नहीं किया? पिछली बार जो मैंने तुम्हें अपना पर्सनल इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर दिया था वो क्या कोई मजाक के लिए था? इतना बोलकर वो बड़े शांत और सधे हुए कदमों से शिये चेन के बेडरूम के अंदर दाखिल हुई। बेडरूम में आते ही लू किंगवान के चेहरे का गुस्सा गायब हो गया और उनके कदम अपने आप
बिल्कुल धीमे और सॉफ्ट हो गए। डॉक्टरों की टीम ने तुरंत अपना पोर्टेबल टेस्टिंग मशीन निकाला और शिए चेन के खून में ऑक्सीजन का लेवल और हार्ट रेट चेक करना शुरू किया। डॉक्टर ने मॉनिटर देकर कहा, ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है और ब्लड में हार्ट रेट 92 बीट्स पर मिनट है। इंडेक्स अभी कंट्रोल में है। अगर हम तुरंत सही दवा दे दें तो सिचुएशन को पूरी तरह काबू में किया जा सकता है। लू किंगवान ने तुरंत कहा, दवा कहाँ है, जल्दी निकालो। नर्स ने बिना कोई देर किए अपने मेडिकल बॉक्स से एक खास मेडिसिन की वॉयल निकाली जिस पर अभी भी ब्रांड का लेबल लगा हुआ था। भाई, ये वही एंटीडोट दवा थी जिसे इसी साल की शुरुआत में लू किंगवान ने अपने हाई लेवल फॉरेन कनेक्शंस का यूज करके स्विट्जरलैंड की एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी से खास तौर पर मंगवाया था। डॉक्टर ने तुरंत शिए चेन को वो दवा इंट्रावेनस आईवी नस के जरिए देना शुरू कर दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर ने कहा, दवा दे दी गई है, अब हमें अगले आधे घंटे तक लगातार इसके असर को देखना होगा और शिए चेन के सारे वाइटल साइंस, दिल की धड़कन, बीपी पर पैनी नजर रखनी होगी। आगे का जो भी मेडिकेशन, रूटीन और केयर करने के रूल्स हैं, मैं उसके बारे में प्रोफेसर झांग से डिटेल में बात कर लेता हूं। तभी लू किंगवान ने प्रोफेसर झांग की तरफ देखा और बोली, प्रोफेसर झांग, अगर आपकी लैब को इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मैप, वायरस का स्ट्रक्चर या इस दवा का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए तो मैं अपनी टीम से कहकर वो सारा रिसर्च डेटा आपको भिजवा दूंगी। ये आपके फ्यूचर मेडिकल रिसर्च में बहुत काम आएगा। शिए नियंसी ये सब देकर मन ही मन सोच रही थी कि उसे लगा था लू किंगवान सिर्फ दवा भिजवा देंगी, पर वो तो खुद सारे बड़े डॉक्टरों को लेकर यहाँ आ गईं। यहाँ तक कि वो उनकी लैब के रिसर्च का भी ख्याल रख रही हैं। शिए नियंसी को लगा कि लू किंगवान के बारे में उसकी पुरानी सोच कितनी छोटी थी। लू किंगवान बेडरूम में रखे सोफे पर बैठ गईं। उनकी नजरें लगातार उस मेडिकल मॉनिटर पर टिकी हुई थी। वो तब तक वहां से टस से मस नहीं हुई जब तक कि मॉनिटर पर शिए चेन का हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे नहीं आ गया। जैसे ही रीडिंग नॉर्मल हुई, लू किंगवान ने राहत की एक बहुत ही गहरी सांस ली। फिर वो सोफे से उठी और धीरे से शिए चेन के बेड के पास जाकर खड़ी हो गईं। शिए चेन का उतरा हुआ और बीमारी से बेहाल चेहरा देकर उन्हें अचानक अपने कजिन के छोटे बेटे की याद आ गई, जो बचपन में जब भी बीमार पड़ता था तो कड़वी दवा खाने से पहले हमेशा लॉलीपॉप मांगता था। लू किंगवान ने बिना सोचे समझे आदतन अपने ओवरकोट की पॉकेट में हाथ डाला और भाई साहब, उनकी किस्मत देखो, पॉकेट से सच में एक मिल्क कैंडी दूध वाली टॉफी निकल आई जो रंग बिरंगे कैंडी पेपर में लिपटी हुई थी। वो बेड की तरफ थोड़ा और झुकी। उनकी कड़क आवाज एकदम मखमली और सॉफ्ट हो गई। वो शिए चेन के कान के पास धीरे से फुसफुसाकर बोली, चलो अपना मुंह खोलो, ये मीठी कैंडी खा लो, इससे दवा का कड़वा स्वाद चला जाएगा और तुम्हें अच्छा लगेगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। लू किंगवान, जो हमेशा बर्फ की तरह ठंडी और कड़क रहती थी, उनकी आंखों में उस वक्त एक ऐसी नरमी और ममता थी जिसे देखकर कमरे में खड़ा हर एक बंदा हैरान रह गया। खुद लू किंगवान को भी जब रियलाइज हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया तो उनके खूबसूरत चेहरे पर एक पल के लिए झिझक और कंफ्यूजन साफ दिखाई दिया। वो तुरंत खुद को संभाल पीछे हटी और वापस सोफे पर जाकर बैठ गईं। उन्होंने टेबल पर रखी गरम चाय का एक सिप लिया और शिए चेन को वो कैंडी खाने दी। तकरीबन आधे घंटे के बाद मॉनिटर पर शिए चेन का बुखार गिरकर 38 डिग्री सेल्सियस पर आ गया था और दिल की धड़कन भी पूरी तरह स्टेबल हो चुकी थी। डॉक्टर ने दोबारा चेकअप करने के बाद लू किंगवान से कहा, मैम, मिस्टर शिए के सारे वाइटल पैरामीटर्स अब बिल्कुल नॉर्मल और सेफ हैं। अब डरने की कोई बात नहीं है। आगे बस इन्हें टाइम पर दवाइयां देनी है। मैं प्रेस्क्रिप्शन और कुछ जरूरी परहेज की लिस्ट यहाँ छोड़ रहा हूँ। अगर रात में कोई भी इमरजेंसी हो तो आप मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकती हैं। लू किंगवान ने हाँ में सिर हिलाया और खड़ी हो गईं। उन्होंने देखा कि नर्स और प्रोफेसर झांग अभी भी अलर्ट मोड में खड़े हैं, तो वो बोली, चलिए हम सब बाहर लिविंग रूम में चलते हैं। इन्हें अब आराम करने की जरूरत है, यहाँ डिस्टर्ब मत करो। सब लोग नीचे बड़े हॉल में आ गए। शिए नियंसी ने बड़े आदर के साथ खुद लू किंगवान के लिए गर्म चाय बनाई और कप आगे बढ़ाते हुए बोली, लू बॉस, इस बार आपने जो किया है उसके लिए हमारे पास थैंक यू बोलने के लिए शब्द नहीं है। ये दवा बहुत ही कीमती और रेयर है। इसका जो भी मार्केट प्राइस या खर्च है हम वो पूरा पे करेंगे। पर लू किंगवान ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए तुरंत मना कर दिया और बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये दवा वैसे भी हमारी लैब स्पेशल रिसर्च के लिए रखी है ताकि इस खतरनाक बैक्टीरिया का तोड़ निकाला जा सके और ये सब पब्लिक हेल्थ की सेफ्टी के लिए ही है। हमारी कंपनी वैसे भी हर साल पब्लिक हेल्थ केयर में जितना पैसा डोनेट करती है उसकी वैल्यू इन दवाइयों से कहीं ज्यादा है। तुम पैसों की बात मत करो, बल्कि इसे साउथ चाइना प्रोजेक्ट का एक हिस्सा समझो। वैसे मैंने उस प्रोजेक्ट का जो पुराना प्लान तुम लोगों ने बनाया था वो पूरा देखा है। उसमें अभी भी कुछ डिटेल्स को और बेहतर किया जा सकता है। शिए नियंसी ने ध्यान से सुना। लू किंगवान आगे बोली, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जो सैनिटाइजेशन और डिसइंफेक्शन का प्रोसेस है उसे और तगड़ा करना होगा और वहाँ काम करने वाले मजदूरों की हेल्थ की रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होगी। मैंने अपने सेक्रेटरी से कहकर उसमें कुछ खास सेफ्टी मेजर्स उपाय जुड़वा दिए हैं। तुम वो नया ब्रोशर और टास्क फाइल मंगवाकर एक बार अच्छे से देख लेना। शिए नियंसी के दिल में लू किंगवान के लिए इज्जत और तारीफ की एक बहुत बड़ी लहर दौड़ गई कि ये लेडी बिजनेस और ह्यूमैनिटी दोनों को कितने परफेक्ट तरीके से बैलेंस करती है। तभी लू किंगवान ने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। काफी देर हो चुकी थी। वो बोली, चलो काफी टाइम हो गया है, मुझे अब वापस कंपनी निकलना होगा। वो बिना एक सेकंड भी और रुके सीधे बाहर खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उन्होंने कार का दरवाजा खोलने के लिए उस ठंडे हैंडल पर हाथ रखा, उनके कदम अचानक रुक गए। उन्होंने कुछ सोचकर अपनी बोलने की स्पीड को थोड़ा धीमा किया और शिए नियंसी की तरफ मुड़कर बड़े ही शांत अंदाज में बोली, जब शिए चेन को होश आ जाए और वो पूरी तरह जाग जाए तो उसे मेरी तरफ से कह देना।